Good morning, students. Today we will start our next topic, two or more spheres. पहला आर्टिकल है इसका, देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर. ठीक है, अब हमारे पास जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो दो या दो से ज़्यादा स्फीयर होंगे, उनके ऊपर होंगे. ठीक है, तो पहला हमारे पास टू स्फीयर्स का आर्टिकल है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर. दो स्फीयर है, देखो आपके पास, ये मेरा पहला स्फीयर है, ये मेरा दूसरा स्फीयर है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ध्यान से समझो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर. ये मेरा पहला स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए पी पॉइंट पे. ठीक है, तो एंगल का दो स्फीयर के इंटरसेक्शन के, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर का मतलब क्या है. देखो, अगर आपके पास दो स्फीयर हैं, ये किसी कॉमन पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं पहले वाले स्फीयर के ऊपर अगर टेंजेंट प्लेन ये लेती हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन ये कंसीडर करती हूँ. ठीक है, पी पॉइंट से पास होता हुआ ये पहले वाले स्फीयर के ऊपर, ये पहले वाले स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन है, ये दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन है. तो स्टूडेंट्स, इन टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है ना, देखो ये पहला टेंजेंट प्लेन है, ये दूसरा टेंजेंट प्लेन है, तो इन दो टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर. ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़िए. द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट प्लेन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, देखो ये मेरा पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये पहले स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन है क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, ये दूसरे स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन है, तो इन दो टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूँगी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर, जो कि मेरा थीटा है. ठीक है, पहले वाले स्फीयर के ऊपर भी टेंजेंट प्लेन लेना है, दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर भी टेंजेंट प्लेन लेना है, तो उन दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर. डेफिनेशन में लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्फीयर. अब आपने एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है. इफ R1 R2 आर द रेडियंस ऑफ टू स्फीयर. ठीक है, दो स्फीयर है, उनकी रेडियंस हमारे पास गिवन है. ठीक है, डी बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. ठीक है, जो सेंटर होंगे उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डी दिया हुआ है हमारे पास. थीटा देयर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है, देन टू प्रूव दैट, आपने ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है कि थीटा एंगल के ऊपर आपके पास ये कंडीशन है. ठीक है, तो देखो फिगर बनी हुई है, ये पहला स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है. ठीक है, ये आपके पास पहले स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन हो गया, दूसरे स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन हो गया. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर का मतलब क्या होता है कि उनके टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल होता है, ये टेंजेंट प्लेन पहले वाला है, ये दूसरे स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो आपके पास जो जो कंडीशन दी हुई है उन सब का यूज़ करके आपने वो कंडीशन cos थीटा इक्वल टू दिस ये प्रूव करनी है. ठीक है, तो देखो मैंने पहले स्फीयर का सेंटर C1 ले लिया, दूसरे स्फीयर का सेंटर C2 ले लिया. पहले स्फीयर की रेडियंस क्या हो जाएगी, मैं R1 ले लूँगी, वैसे भी आर्टिकल में गिवन है. दूसरे स्फीयर की रेडियंस हमारे पास क्या R2 गिवन है. दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या गिवन है, D. यहाँ पे सारा लिखा हुआ है. ठीक है, C1 C2 बी द सेंटर ऑफ टू स्फीयर. ठीक है, C1 P R1 पहली रेडियंस, C2 P R2 दूसरी रेडियंस, और दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हम क्या है गिवन है, D, तो हम D कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, अब देखो हमारे पास सिंस द टेंजेंट प्लेन एट P, हमारे पास P पॉइंट क्या है, दोनों स्फीयर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन का पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास ये स्फीयर है मान लीजिए. ठीक है, इसके ऊपर ये टेंजेंट प्लेन है. ठीक है, ये दिख रहा है सभी को. टेंजेंट प्लेन मतलब क्या होता है, स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या होता है, किसी स्फीयर के ऊपर किसी एक पॉइंट में से पास होता हुआ प्लेन. ठीक है, ये पढ़ा है ना हमने अब तक. तो इस स्फीयर के ऊपर P पॉइंट पे ये टेंजेंट प्लेन है. ठीक है, इस टेंजेंट प्लेन, ये टेंजेंट प्लेन के ऊपर ये जो हमारे पास स्फीयर की रेडियंस है जो R1 है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है. देखो 90 का एंगल बन रहा है. ठीक है, ऐसे ही इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट प्लेन ये है. ठीक है, इस प्लेन पे ये रेडियंस जो दूसरे स्फीयर की रेडियंस से परपेंडिकुलर है. ठीक है, मतलब आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है. पहले वाला टेंजेंट प्लेन पहले वाले रेडियंस से परपेंडिकुलर है, दूसरे वाला टेंजेंट प्लेन दूसरे वाले रेडियंस के परपेंडिकुलर है. सिंस द टेंजेंट प्लेन एट P आर परपेंडिकुलर टू द रेडियंस एट P, तो इसका मतलब क्या होगा, सो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन इक्वल टू एंगल बिटवीन द रेडियंस C1P C2P. वैसे आपको दिख रहा है कि ये टेंजेंट प्लेन है. ठीक है, ये दूसरे वाला टेंजेंट प्लेन है, इन दोनों के बीच में एंगल ये है थीटा, और ये रेडियंस के बीच में तो वही एंगल है. देखो सेम एंगल ही तो है, ये रेडियंस होगी हमारी.
ठीक है। ये हमारे टेंजेंट प्लेन हो गए, देखो ये टेंजेंट प्लेन वाली लाइन है, ये भी टेंजेंट प्लेन वाली लाइन है, उनके बीच में एंगल थीटा है, और ये हमारी रेडियंस वाली लाइन है, ठीक है। तो सेम एंगल है, पर रीजन क्या होता है कि हमारे पास दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बनता है, ठीक है। ये पहली लाइन है, पहली लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है, ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है, ये रेडियंस। पहली प्लेन की लाइन है उस पे ये रेडियंस परपेंडिकुलर है, दूसरे प्लेन की ये लाइन है उस पे रेडियंस परपेंडिकुलर है। तो इन दो टेंजेंट प्लेन की लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वही इनकी परपेंडिकुलर वाली लाइन के बीच में एंगल बनता है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है वही इनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बनता है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो टेंजेंट प्लेन वाली लाइन है उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। ये पहले वाले टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन है, ये दूसरे वाले टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों के बीच में भी वही एंगल बनेगा जो इनकी लाइनों के बीच में बन रहा है, वो इनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। तो दोनों एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि C1 P C2 जो रेडियंस के बीच में एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, थीटा, जैसे आपको फिगर में दिख ही रहा है, ठीक है। तो C1 P C2 एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गई हमको C1 P C2, ठीक है, जिसमें एंगल हमें थीटा ये पता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का यूज़ करके मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल की आपको साइड्स पता हो, एक एंगल पता हो, तो आप कोसाइन फार्मूला लगा के वहाँ से थीटा की एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। कोसाइन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल की साइड्स पता हो तो कोसाइन फार्मूला कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थर्ड साइड के स्क्वायर को माइनस करते हैं, माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये हमारे पास फार्मूला होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। तो कोसाइन फार्मूला होता है, ऐसे में यहाँ लगा दूंगी तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये मुझे R1 पता है, ये मुझे R2 पता है, ये मुझे D पता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, C1 P का स्क्वायर प्लस C2 P का स्क्वायर माइनस ऑफ C1 C2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 P C2 P, इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगी तो हमारे पास C1 P कितना R1, C2 P कितना R2, ये D है, वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास cos थीटा इक्वल टू दिस आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos इनवर्स ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। ऑर्थोगोनल स्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल स्फीयर यहीं से समझ लो, अगर आपके पास दो स्फीयर हैं वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पहले वाले स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन है, दूसरे वाले स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्फीयर 90 का हो जाए तो हम बोलते हैं कि स्फीयर आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है। तो टू स्फीयर आर सेड टू बी कट ऑर्थोगोनली व्हेन देयर टेंजेंट प्लेन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एट राइट एंगल। अगर आपके पास एंगल थीटा है वो 90 का हो जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं स्फीयर कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। अब यहाँ पे थीटा 90 हो चुका है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो सारा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, मतलब जो सम ऑफ रेडियंस ऑफ टू स्फीयर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियंस ऑफ स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। ये पहले वाले स्फीयर की रेडियंस थी, दूसरे वाले स्फीयर की रेडियंस थी, उन सबका स्क्वायर का सम किसके बराबर है, जो स्फीयर के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के बराबर है। तो ये कंडीशन किसकी आ गई, ऑर्थोगोनल की। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, मतलब यही जो हमने अभी निकाली कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अगर आपके पास दो स्फीयर गिवन है, पहले स्फीयर की इक्वेशन ये है, दूसरे वाले स्फीयर की इक्वेशन ये है, तो आपने प्रूव करना है कि आपने कंडीशन निकालनी है कि अगर दो स्फीयर कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, ठीक है, आपने कंडीशन निकालनी है अगर दो स्फीयर कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो आप इसका यूज़ करके कंडीशन निकाल दोगे, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन है कि जब दो स्फीयर आपस में ऑर्थोगोनली कट करते हैं, पहले वाला स्फीयर दूसरे वाला स्फीयर, ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। दोनों स्फीयर लिख लिए, हमें क्या चाहिए, पहले वाले स्फीयर की रेडियंस भी चाहिए, दूसरे वाले स्फीयर की रेडियंस चाहिए, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो हमने सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, रेडियंस भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको आते हैं 6.1 में हमने कराया कि सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर का रेडियंस कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले स्फीयर का सेंटर हो गया, दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर हो गया, रेडियंस निकाल दी, फार्मूले में पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन है ये, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई किसकी, ऑर्थोगोनलिटी की, अगर दो स्फीयर आपस में ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1, इसी आर्टिकल के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट टू स्फीयर दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली।
ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये कंडीशन चेक करके दिखानी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास स्फीयर क्या हो जाएंगे, कट करेंगे ऑर्थोगोनली। पहले वाला स्फीयर लिखा, दूसरे वाला स्फीयर लिखा, सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल दिए, रेडियंस निकाल दी इसकी भी सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। तो U1 V1 W1 पहले वाले स्फीयर का सेंटर, D1 क्या है कांस्टेंट टर्म होगी, ऐसे U2 V2 W2 दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर, यहाँ पे D क्या है D2 20 हो गया। इस कंडीशन में सारे वैल्यूज पुट कर दोगे, देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपके पास स्फीयर क्या कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आपने एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, विच टच द प्लेन दिस एट पॉइंट दिस, जो गिवन प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन उस स्फीयर के लिए क्या बोलेगा, टेंजेंट प्लेन, एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस, और इस स्फीयर को जिस स्फीयर की आपको इक्वेशन निकालनी है वो स्फीयर इस स्फीयर के साथ क्या है, कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, फिगर बनी हुई है, ठीक है। ये स्फीयर है, ठीक है, जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है। ये स्फीयर इस प्लेन को P पॉइंट पे टच कर रहा है, ये गिवन प्लेन है, और किसी दूसरे स्फीयर को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, मतलब इन दोनों के टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, और आप ये वाली ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन का यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कंसिडर कर लिया, द गिवन इक्वेशन ऑफ, सॉरी जो गिवन है उसको मैं लिख रही हूँ, हमारे पास क्या गिवन है, प्लेन इक्वेशन गिवन है, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, मैंने लिख दी। अब मुझे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, मैंने जनरल इक्वेशन लेट कर ली स्फीयर की, लेट द इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड स्फीयर, जो हमने निकालना है जनरल इक्वेशन लेट कर ली। u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू, d की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, स्फीयर की, रिक्वायर्ड स्फीयर की, ठीक है। अब जो मेरे पास गिवन कंडीशन है उनका मैं यूज़ करूँगी। अब मेरे पास क्या गिवन है कि ये प्लेन इस स्फीयर को P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस स्फीयर के लिए ये प्लेन क्या होगा, टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालूंगी। हमारे पास मैं ये तो है ही टेंजेंट प्लेन, पर हमारे पास फॉर्मूला भी तो है निकालने का टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P दिस टू स्फीयर, इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या होती है हमारे पास, देखो इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये रिक्वायर्ड स्फीयर ही तो है, इस P पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे बनती है, x इंटू x1, x एज इट इज x1 की वैल्यू y1 है, प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1, ठीक है। उसके बाद 2ux है, हम क्या करते हैं u को तो ऐसे ही रखते हैं, 2x को ब्रेक करते हैं x प्लस x, और x के प्लेस पे एक x के प्लेस पे 1 पुट करा दूंगी, ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या काम करेंगे, x के कोऑर्डिनेट अलग, y के कोऑर्डिनेट अलग, और कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई, किसकी इक्वेशन आई, टेंजेंट प्लेन की, ये भी मेरे पास क्या टेंजेंट प्लेन ही है, तो इसका मतलब है दोनों एक ही स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन है, दोनों मतलब आइडेंटिकल हो रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं, इक्वेशन 1 और 4 तो सेम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों प्लेन सेम बन रहे हैं, तो हम इन दोनों से कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कोफिशिएंट कैसे हम कंपेयर कराते हैं प्लेन्स में, पहले प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन में दूसरे प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, पहले प्लेन में वाई कोफिशिएंट, दूसरे प्लेन में वाई का कोफिशिएंट, ऐसे कंपेयर करा दोगे, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, मुझे u की, v की, w की, d की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ से मेरे पास इन सब कंडीशन को मैं इक्वल टू k कंसीडर कर रही हूँ, कोई भी कांस्टेंट, यहाँ से मैं इसको इक्वल लेके u की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k में, इसको इक्वेट करा के मेरे पास v की वैल्यू k आ जाएगी, मतलब सबकी वैल्यू एक मैं सिंगल कांस्टेंट k में बना रही हूँ ताकि मैं k की वैल्यू निकाल दूँ, इनमें पुट कर दूँ तो मेरे पास u v w d की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जब मैं इसको इससे कंपेयर कराऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू u v w में और k में आ जाएगी, u v w पहले k में है, यहाँ पुट कर दूंगी तो d की वैल्यू भी सिंगल कांस्टेंट k में आ जाएगी। अब मुझे मेरे पास क्या है, u की k में वैल्यू आ चुकी है, v की भी k में वैल्यू आ चुकी है, और d की भी k में वैल्यू आ चुकी है, तो मुझे k निकालना है। k में कैसे निकालूंगी, अब दूसरी कंडीशन का यूज़ करके, इस कंडीशन को तो मैंने यूज़ कर लिया। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास एक दूसरा स्फीयर है जो इस रिक्वायर्ड स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली की हमारे पास ये कंडीशन होती है ना, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, देखो 2 आल्सो स्फीयर 2 एंड थर्ड कट ऑर्थोगोनली, तो 2u1 u2 हमारे पास ये कंडीशन होती है। u1 क्या होगा, पहले स्फीयर का सेंटर, देखो पहले स्फीयर का सेंटर आपके पास क्या है, देखो आपके पास पहला स्फीयर ही है ना, इसका सेंटर क्या है, कैसे निकालते हैं सेंटर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं ना, तो हमारे पास u1 कितना हो जाएगा, हम ऐसे तो कंपेयर करते हैं 2u इज इक्वल टू, इसमें जो एक्स कोफिशिएंट है, जो जनरल इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट 2u होता है ना, मैं यहाँ पे पहले स्फीयर का सेंटर निकाल तो u1 लिख रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है -4, तो -4 आ जाता है, तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसी तरह आपके पास v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और w तो इसमें है ही नहीं,
W तो इसमें है ही नहीं ना, क्योंकि जेड कोफिशिएंट है ही नहीं। ऐसे आपके पास U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो U2 तो मेरा U ही है, और V2 आपके पास कितना V ही है, और W2 कितना है आपके पास W ही है, ठीक है। तो आपके पास इस कंडीशन में आप जब वैल्यू पुट कराओगे तो कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई U1 के प्लेस में -4 पुट होगा, और यहाँ पे क्या पुट होगा, U2 कितना है U, प्लस 2 इंटू V1 के प्लेस पे 3 पुट होगा, V2 कितना है V, प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि हमारे पास W1 तो 0 है, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई W2 कितना है W, और D1 कितना है आपके पास 4, और D2 कितना है आपके पास, और D है, ठीक है। तो जो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये U है मेरा, ये मेरे पास क्या है, तो मेरे क्या आ जाएगा, देखो अच्छा यहाँ पे मैंने U1 की वैल्यू -2 है, मैंने क्या लिख दिया -4, हमारी जो U1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है -2, U1 मेरा -2 है ना, U2 मेरा U है, तो मेरे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4U प्लस में 2 3 जा 6V, और यहाँ पे 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस D। देखो ये कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है, सिंप्लीफाई किया और तो कंडीशन लग गई। अब मैं क्या काम कर रही हूँ, U V D की वैल्यू मेरे पास ऊपर से K की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, U की वैल्यू V की वैल्यू D की वैल्यू K की फॉर्म में है, सारा यहाँ पुट कर दूंगी मैं, ठीक है, यहाँ पुट कर दूंगी U V W की वैल्यू, तो सिंगल K की वैल्यू आ जाएगी, इस K की वैल्यू को यहाँ U में पुट कराऊंगी, V में पुट कराऊंगी, W में पुट कराऊंगी, D में पुट कराऊंगी, तो मेरे पास U V W D की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करा दूंगी, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, देखो ये कराया हुआ पुट, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 स्फीयर ऑफ रेडियंस R1 R2, 2 स्फीयर है, रेडियंस गिवन है, कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो उस कंडीशन का यूज होगा। प्रूव दैट द रेडियंस ऑफ कॉमन सर्कल दिस, ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या पता है कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, कि कोई स्फीयर है, तो 2 स्फीयर है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये टेंजेंट प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन है। आपको पता है किसी स्फीयर को जब कोई प्लेन कट करता है, किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है, तो आपके पास जो सरफेस मिलता है वो क्या मिलता है, सर्कल का। तो ये दोनों स्फीयर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, ठीक है, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट प्लेन है, तो यहाँ पे ना कोई सर्कल बन रहा है, ठीक है, दोनों का कॉमन सर्कल बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे ना कोई एक सर्कल बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि स्फीयर को जब कोई प्लेन कट करता है तो सर्कल बनता है, तो यहाँ पे ना कोई सर्कल बन रहा है, दोनों कॉमन सर्कल बन रहा है, उस सर्कल की आपने ये रेडियंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर कर ली, जैसे मैंने स्फीयर की इक्वेशन कंसीडर करी थी, लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन सर्कल बी दिस, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मैंने ये लेट कर ली। सर्कल हमारे पास ये तो होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियंस का स्क्वायर, और ये मेरे पास प्लेन है, क्योंकि मुझे पता है कि जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है तभी तो हमें सर्कल मिलता है, तो इस सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास स्फीयर की इक्वेशन होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है, मतलब जेड तो 0 ही है ना, स्फीयर की हेल्प से तो हमारे पास सर्कल मिल रहा है, तो हमने अपनी तरफ से इस तरह की किसकी इक्वेशन लेट करी है, सर्कल की, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे जेड प्लेन जो है वो 0 ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हम स्फीयर से सर्कल बना रहे हैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है, विच इज द सर्कल जिसकी रेडियंस कितनी है a है, और ये एक्स वाई प्लेन में मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड हमारा 0 है, प्लस जेड स्क्वायर ऐड कर दूंगी, जेड तो ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर कोमा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ एक कॉमन सर्कल है, ठीक है, कॉमन सर्कल में से ये स्फीयर भी पास हो रहा है, ये स्फीयर भी पास हो रहा है, ठीक है, तो हमने पेज नंबर 6.20 पे 6.10 आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि सर्कल में से पास होता हुआ आप स्फीयर की इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ 2 स्फीयर, इस वाले स्फीयर की इक्वेशन भी बनाऊंगी, इस वाले स्फीयर की इक्वेशन भी बनाऊंगी इस कॉमन सर्कल की हेल्प से। तो हमारे पास क्या होती है, अगर आपको किसी दूसरे अगर आपको कोई स्फीयर की इक्वेशन निकालनी हो, वो स्फीयर अगर आपके पास ये सर्कल में से पास हो रहा हो, तो इक्वेशन कैसे बनाते हो, स्फीयर प्लस के प्लेन इक्वल टू 0, ये तो होती है ना, स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन इक्वल टू 0, तो हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर, तभी तो मैंने स्फीयर की फॉर्म में बनाया, ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास स्फीयर की इक्वेशन है, प्लस के ये प्लेन की इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या बन गई, स्फीयर की इक्वेशन, जो इस कॉमन सर्कल में से पास हो रहा है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है।
इसी तरह मैंने दूसरे स्फीयर की इक्वेशन बनानी जो इस सर्कल में से पास हो रहा है। यहाँ पे K1 हो गया, यहाँ पे K2 हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों के दोनों स्फीयर जिनकी हमने इक्वेशन बनाई है इस कॉमन सर्कल की हेल्प से ये कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले स्फीयर का सेंटर निकाल दिए, रेडियंस निकाल दी जिसकी भी नीड पड़ती है, ठीक है। डी निकाल दिया, डी तो हमारे पास ए ही है दोनों में, ठीक है। यहाँ पुट कर दे तो मेरे पास K1 K2 में कंडीशन आ गई, ठीक है। और मेरे पास R1 क्या है, पहले स्फीयर की रेडियंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है ना सर्कल कंप्लीट करने के लिए। अब मैं निकालूंगी ए की वैल्यू। ए निकालने के लिए K1 K2 पता होना चाहिए, उसके लिए और कंडीशन आनी चाहिए, तभी तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब R1 क्या है, रेडियंस ऑफ स्फीयर 2, ठीक है। इस वाले स्फीयर की रेडियंस का फार्मूला क्या होता है, यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर माइनस ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू वी डब्ल्यू निकालोगे, तो कुछ है ही नहीं, यू भी नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है ना, वी है, डी कितना है आपका माइनस ऑफ ए स्केयर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा जो डी है आपका, ठीक है। जेड का कोफिशिएंट तो है यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर। डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास जेड का कोफिशिएंट होता है, रेडियंस की कोऑर्डिनेट देख लेना फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास R1 ये आ गया, सिमिलरली R2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन का यूज़ करके K1 K2 की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, नाउ एलिमिनेटिंग K1 K2 बिटवीन 4 5 6। मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ भी स्केयरिंग करा रही हूँ, यहाँ भी स्केयरिंग करा रही हूँ, यहाँ भी स्केयरिंग करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास देखो K1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे स्केयर कराया तो एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पे जब स्केयर कराया तो मेरे पास K1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास K2 की वैल्यू आएगी। इस K1 K2 दोनों की वैल्यू को उठा के मैं अपने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी। ए मेरे पास क्या है, कॉमन सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियंस, ठीक है। ए मेरे पास क्या है, रेडियंस ऑफ कॉमन सर्कल। तो आपका एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।